22 मई 2026 को ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो लद्दाख की 2 प्रमुख सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उन्होंने गृह मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है, जिसके अनुसार लद्दाख को बहुत सारे फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स मिलने वाले हैं। लद्दाख जब से एक यूनियन टेरिटरी बना है 2019 से, तब से 2020 से लगभग लद्दाख में एक तरह का मूवमेंट शुरू हुआ है, क्योंकि लद्दाखियों को ये लगता है कि उनसे पावर छिन गई है और वो लगातार गृह मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग करते रहे हैं कि उनकी जो पावर्स हैं, जो उनको अर्स्टवाइल जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के साथ जब वो पावर्स वापस दी जाएं और उनको जैसे इश्यूज होते हैं, लैंड हो गया, जॉब्स हो गई, उसमें इनकी लद्दाखियों का से होना चाहिए, उनकी बात मानी जानी चाहिए। तो कल जो एक फैसला हुआ है गृह मंत्रालय की तरफ से, जो साझा किया गया है केडीए और एलएबी को, उसके बारे में हम बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं चेरिंग दोरजे लकरुक जी, जो कि को कन्वीनर हैं ले एपेक्स बॉडी के और प्रेसिडेंट हैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के, जो कि एक बहुत ही प्रभावशाली ऑर्गेनाइजेशन है लद्दाख में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल जो गृह मंत्रालय के साथ आपकी बातचीत हुई है, उसके प्रमुख बिंदु क्या है? जी हाँ, कल वाला जो मीटिंग गृह मंत्री के ऑफिस में हुआ, वो सब कमेटी लेवल का मीटिंग था, जिसको यूटी लद्दाख का चीफ सेक्रेटरी चेयर कर रहा था। और इसमें कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी के तीन मेंबर्स ने इसमें शमूलियत की। इसके सिवा लद्दाख का एमपी भी था और कारगिल का सीसी भी था, और इसमें ले काउंसिल का एक्स चेयरमैन भी था और श्री तुप्तन सेवंग भी थे। हाँ जी, तो ये एक्चुअली जो हमारे 2 मेन मुद्दे थे जिनको की सॉर्ट आउट नहीं हुआ था, वो था स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के बारे में। तो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के दोनों के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे रिजर्वेशन थे। 6 शेड्यूल शुरू से वो लोग इस पर सहमति नहीं जता रहे थे, और इसके बदले में उन्होंने हमें पिछले टॉक्स में 371 ए, जो कि नागालैंड को है, इस लेवल का 371 में हमें सुरक्षा देना चाहते थे। तो उसके ऊपर कल बात हुआ, और स्टेटहुड के ऊपर उनको भी उसके ऊपर भी रिजर्वेशन था। तो उसके बदले में हम ये के मांग कर रहे थे, अगर स्टेटहुड इस वक्त नहीं देना चाहते हैं तो कम से कम यूटी विद लेजिस्लेचर गवर्नमेंट कंसीड करना चाहिए। लेकिन उस पर भी गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम्स थे। उनका कहना था कि यूटी विद लेजिस्लेचर में फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सैलरीज वगैरह जो रेवेन्यू कंपोनेंट होता है बजट का, वो गवर्नमेंट नहीं देता है, तो लद्दाख के पास अभी वो रिसोर्सेज है नहीं, तो इसलिए उनका कहना है। लेकिन हम अभी भी सोचते हैं कि ये हो सकता है, और ये हम आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर हुआ, और गवर्नमेंट ने लद्दाख के लिए पूरे यूटी स्तर का एक लेजिस्लेचर देने का वादा किया है, और जो हमें सुरक्षा हम मांगते थे वो आर्टिकल 371 के तहत उस पर भी हमने कहा कि ठीक है, अगर आप 6 शेड्यूल को कंसीड नहीं करते हैं तो वो हम मान लेते हैं। इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात हुई कल। जी, तो सर, जैसे हमने देखा है 2020 से जो आपकी मांग रही है, वो प्रमुख एक तो स्टेटहुड के लिए रही है, दूसरा 6 शेड्यूल, थोड़ा हम दर्शकों को बता दें 6 शेड्यूल क्या होता है। वो ट्राइबल स्टेटस देता है, ताकि आप जो लैंड है और आपके जो कस्टमरी लॉज हैं, उनके ऊपर जो लोकल्स हैं वही जो है लॉ बना सकें। तो आपको नहीं लगता है कि आपने ये जो सरकार की जो बात मानी है, ये आपका क्लाइम डाउन है? आपने मतलब आपकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई, और आपने एक तरह का सेटलमेंट किया है, एक तरह का क्या बोलते हैं, मतलब समझौता किया है।
इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट अगर बिल्कुल एडमेंट है कि 6 शेड्यूल नहीं देना चाहते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कहना यह था कि जो 6 शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में है, वो किसी स्टेट के किसी हिस्से में है, पूरे स्टेट के ऊपर नहीं है। हालांकि वो भी सही नहीं है, क्योंकि मेघालय में पूरे पूरे स्टेट को 6 शेड्यूल दिया है। लेकिन उसके अलग वजूहात हैं। तो ये उनका मेन मुद्दा था कि वो खाली नॉर्थ ईस्ट के लिए था और लद्दाख के लिए नहीं था। और उसमें जो एक अच्छी चीज ये होती है कि 6 शेड्यूल में उनको कुछ लेजिस्लेटिव पावर भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का। लेकिन इसमें 371 में वो लेजिस्लेटिव पावर हमें यूटी लेवल के असेंबली से हमें मिलेगा, और जो लैंड और एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट वगैरह का जो सेफ गार्ड है, प्रोटेक्शन है, वो हमें 371 से मिलेगा। तो 6 शेड्यूल जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक सेटअप है, और ये पूरे यूटी लेवल का या स्टेट लेवल का सेटअप है। तो यही तो सर जैसे तो अभी जो आपका जो आप कह रहे हैं कि आपका जो डिमांड है स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का, वो जारी रहेगा? नहीं, वो नहीं रहेगा। अभी हम देखते हैं, अभी तो खाली ब्रॉडली उन्होंने इसके ऊपर सहमति जताई है। अब इसके निटी ग्रिटीज में अभी जाना है, तो इनके पास इनके साथ अभी काफी नेगोशिएशन चलेंगे और वो देखना है। लेकिन हमारा जो स्टेटहुड का डिमांड है वो तो वे रहेगा, उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। तो अगर फिलहाल अगर स्टेटहुड नहीं हो सकता है तो वो एट ए लेटर स्टेज वो हम ये डिमांड हमारा रहेगा। जैसा कि आपका जो कल स्टेटमेंट आया था उसके हिसाब से अगर मैंने आपसे बात भी की थी, तो जहां तक मेरी समझ है एक यूनिक टाइप का अरेंजमेंट आपको ऑफर कर रही है केंद्र सरकार, जिसमें आपके जो लेजिस्लेटिव बॉडी जो होगी वो इलेक्टेड मेंबर्स की होगी, और जो जी, उनके जो मुखिया होंगे वो उनका नाम वो चीफ मिनिस्टर नहीं दे रहे हैं, पर अभी तक डिसाइडेड नहीं है। तो ये किस तरह का अरेंजमेंट आपको ऑफर किया गया है? ये अरेंजमेंट है, शायद ये पूरे हमारे भारत में एक यूनिक अरेंजमेंट है। तो इसलिए इस पर भी ये इन्होंने नहीं कहा कि उसका जो मुखिया है उसका नाम चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता है। वो सारा अभी नेगोशिएशन में बहुत सारी बातें हैं, उसके सिवा और भी बातें हैं। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, क्या उनको एमएलए कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो अगर दूसरा नाम देना चाहते तो क्या होगा, ये सब अभी बातें तय होना है। बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी डिस्कस करने हैं गवर्नमेंट के साथ, और वो अपना अगले मीटिंग में अपना रुख लेके आएंगे इन चीजों के ऊपर, और हम भी एक प्रपोजल देंगे कि ये हमारे हिसाब से कैसे हो सकता है। हाँ जी। ठीक है, इसका कोई डेडलाइन है सर सरकार की तरफ से कि वो सरकार आपको इतने दिनों में प्रपोजल भेजेगी और आप अपना प्रपोजल इतने दिनों में उनको भेजेंगे? कोई इसकी कोई हमने सीमा है तो इसकी? कहा कि हमारा जो प्रपोजल है हम विद इन ए वीक देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई डेडलाइन हमें डेट नहीं दिया, लेकिन हमने ये कहा कि जितना जल्दी हो सके देना चाहिए, और नेक्स्ट मीटिंग जो है उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि होम मिनिस्ट्री एक मीटिंग बुलाता है, फिर 4-5 महीना फिर मीटिंग होता नहीं है। तो इसलिए ये बहुत लंबा खींच रहा था, और हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको कंक्लूड करें और किसी नतीजे पर पहुंचे। ठीक है। सर 24 सितंबर 2025 को एक आंदोलन हुआ था लेह सिटी में, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी पुलिस जी, एक्शन में, और बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट केस भी रजिस्टर हुआ है। तो आपकी एक कंसिस्टेंट डिमांड ये रही है कि केसेस वापस लिए जाएँ, और हाँ जो जी। जो मृत हैं उनको उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, और जो इंजर्ड हैं उनको भी। तो इस मुद्दे पर भी कल कोई चर्चा हुई थी? हाँ, ये इसको हमने, ये जो हमारा डिमांड है इसको हमने रीअटेरेट किया कल, और पिछले जो मीटिंग्स में भी हमने इसको उठाया था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि वो जब फाइनल सॉल्यूशन होगा तो उस वक्त वो सिंपैथेटिकली इनके ऊपर सोच सकते हैं। हाँ, ये बातें बिल्कुल ये हमने जोर से गवर्नमेंट के सामने रखा है। अच्छा, तो मुआवज़े वो गवर्नमेंट जॉब की भी बात हो रही थी, जो उनके रिश्तेदार हैं जिनकी मृत्यु हो गई। क्या गवर्नमेंट ये मान रही है कि ये पुलिस फायरिंग में मरे हैं?
ये तो अभी पुलिस फायरिंग में तो मरे ही हैं, पुलिस के सिवा किसी ने गोली चलाया नहीं है। लेकिन अभी कमीशन का रिपोर्ट आना है, वो अभी कंक्लूड हुआ है रिसेंटली, जो सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज जज के। से जो हाँ। इंक्वायरी हुआ है, जी हाँ। तो उसका रिपोर्ट तो अभी आना है, मगर ये जो जिन लोगों ने डिपोज किया है कमीशन के सामने, वो सारा अभी कंक्लूड होके उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया है लोगों का। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अपना फैसला सुनाए। अच्छा, ये कब हुआ है सर, ये क्रॉस जो क्वेश्चनिंग है, डिपोजिशन उनकी? हाँ जी। हाँ, ये कब हुआ है कौन सर, कितने दिन पहले? कौन सा वाला जी? हाँ जो कमीशन के सामने जो लोगों की क्वेश्चनिंग हुई है, फिर से क्रॉस, जो आप कह रहे हैं ना, क्रॉस हाँ, ये तो डिपोजिशन। काफी लंबे समय से चल रहा है, और बीच बीच में क्योंकि जज साहब आ नहीं रहे थे दिल्ली, तो ये कंटिन्यूसली नहीं हुआ है। जब से ये कमीशन बना है, वो बीच बीच में ब्रेक लगा है, तब इसीलिए ज्यादा समय ले रहा है। जी। सर, एक और अलग चीज़ हमने देखी, सरकार ने वो जो 24 सितंबर के बाद जो वायलेंस हुआ था, उसके बाद जो आपके क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में पहले बंद किया, फिर 14 मार्च हाँ को जी। उनको छोड़ा, और कल के टॉक्स में आई थिंक वो प्रेजेंट भी थे हाँ टॉक्स जी। में, तो उनका क्या रोल है इसमें? क्या उनको ले एपेक्स बॉडी में ले लिया गया है? वो किस लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं लद्दाख को इन टॉक्स नहीं, में? उनका वो तो कोई जो दूसरे मेंबर की तरह ही है। वो कल के वाले उसमें जो हमारा सब कमिटी लेवल का मीटिंग था, उसमें वो एक मेंबर की तरह आए थे। लेकिन जो अगला मीटिंग होगा, होपफुली वो हाई पावर कमेटी का मीटिंग होगा, तो उसमें भी वो मेंबर होगा। तो वो इसलिए उसी हैसियत से वो इसमें आया है, मेंबर की हैसियत से। ठीक है। और सर, आपने कहा कि आप लोग अभी लीगल एक्सपर्ट्स की हेल्प ले रहे हैं, तो ये किस टाइप हाँ का जी। हेल्प ले रहे हैं? आप किस टाइप का मतलब प्रपोजल देने का सोच रहे हैं सरकार को? आपसे क्या हाँ, अपेक्षा की जा रही है? हमने अभी तक जो भी गवर्नमेंट को प्रपोजल जो लिख के दिया है, वो हमने अपने लॉयर के थ्रू बनाया। हमारा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, तो उनसे हम राय लेके, जो इससे पहले हमने जो ड्राफ्ट प्रपोजल दिए थे, और जो अभी भी जो देने वाले हैं, वो भी हम उनसे बना के और उनके साथ सलाह मशवरा करके ही देंगे। और कल के मीटिंग में वो उनको अलाउ भी किया था मीटिंग में आने का, तो उन्होंने भी काफी आर्गुमेंट किया इस टॉक्स में। ठीक है। सर, एक बार जो व्यूअर्स हमसे अभी नए जुड़ रहे हैं, उनको ज़रा आप बता सकते हैं कि 2020 से आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? लद्दाख को हमेशा रोड पर, स्ट्रीट पर प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? नहीं, इसका मेन वजह ये था कि पहले हमें जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे, तो आर्टिकल 370 की वजह से हमें काफी सुरक्षा मिला हुआ था, और हमारा लैंड और जॉब पूरा सुरक्षित था, इसलिए हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जब से आर्टिकल 370 हट गया, हम तो बिल्कुल किसी सेफ गार्ड के बगैर है। तो इसलिए हमारे लोगों, क्योंकि लद्दाख में बहुत ज्यादा है, बैरन लैंड है, तो इसी का लोगों को फिक्र था कि बाहर के लोग आके बैठ जाएंगे तो हमारा पॉपुलेशन बहुत छोटा है, तो हम लोग अपने ही एरिया में माइनॉरिटीज हो जाएंगे। तो इसका लोगों को बहुत ज्यादा डर था, इसीलिए लोग वो सड़क पर आए तब से। अच्छा, सर, अगर मैं पूछ सकूँ, 370 में किस टाइप का सेफगार्ड्स था आपको? लद्दाखियों को मतलब। 370 में जो जेएनके से बाहर कोई भी आदमी जमीन नहीं खरीद सकता था, और ना गवर्नमेंट जॉब ले सकता था। बाकी जम्मू और कश्मीर से तो कोई आके लद्दाख में कोई बसा ही नहीं है। वैसा कभी हुआ नहीं पिछले 70-75 साल में। हाँ जी। अच्छा। और सर, आप लैंड की बात कर रहे थे, तो सरकार का कहना है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, तो फिर जॉब्स कैसे बढ़ेंगी, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी लद्दाख की? एक ये भी पक्ष है इस पूरे मुद्दे का। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा या
टूरिज्म सेक्टर में जो काम होगा वो लद्दाख के लोगों के मंशा से होना चाहिए, लद्दाख के लोग डिसाइड करने चाहिए, ना कि कोई बाहर से आके कोई ब्यूरोक्रेट आके वो डिसाइड करे। प्रॉब्लम है हमारे साथ यही है कि वो जो बाहर से लोग आके काम करते हैं लद्दाख में या डिसीजन लेते हैं, वो हमारे उस एरिया के जो प्रॉब्लम्स है, लोगों के जो एस्पिरेशंस है, उसको ठीक तरह से समझते नहीं है। इसलिए हमारा कहना है कि ये इसीलिए हम लेजिस्लेचर इसीलिए मांग रहे थे कि हमारे लोगों के हिसाब से कानून बने और लोगों के हिसाब से वहाँ डेवलपमेंट हो। तो टूरिज्म सेक्टर में तो हमने बहुत बहुत कुछ सीखा है लद्दाखियों ने पिछले 30-40 सालों में। तो ऐसा भी नहीं कि वहाँ टूरिज्म सबसे बड़ा हमारा अभी उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, तो सबसे बड़ा वही हमारा है। बाकी हमारे वहाँ माइनिंग वगैरह ज़्यादा स्कोप भी नहीं है, खाली सोलर का लद्दाख में बहुत स्कोप है और हम उसमें चाहते हैं कि हम अपने मर्जी से सेटअप करें सोलर पावर प्लांट भी, ना कि हमारे लोगों को उखाड़ के उनको बेघर करके नहीं होना चाहिए। जी। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं नए विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने कुछ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का भी नोटिफिकेशन जारी किया। हालाँकि अनाउंसमेंट जो है वो 2024 में गृह मंत्री अमित शाह कर चुके थे नए डिस्ट्रिक्ट्स का, और उन्होंने एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी नोटिफाई की है। इसकी इसकी आपने कुछ चर्चा की है कि ये कैसा है, बेनिफिशियल है लद्दाख के लिए या नहीं? नहीं, ये तो अभी जब हमें लद्दाख को एम्पावर किया जाएगा तो इनके ऊपर दोबारा हमें देखना पड़ेगा कि जो भी रूल्स या कानून बना रहे हैं वो हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं। और इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे लोकल लोगों का बहुत कम से है जो भी अभी तक डिसीजन लिया है। तो स्टेक होल्डर्स के साथ इनका बिल्कुल ज़्यादा ये बात हुआ नहीं है। तो ये सब देखना पड़ेगा जो नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया है। और हम ये नहीं चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या जो बाहर से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं वो भी हम देख के ही करेंगे कि अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। ठीक है। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपने इतने अच्छे से समझाया। धन्यवाद एक बार फिर।